गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है ना सामान्य अध्ययन में देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। साइंस के क्वेश्चंस लेंगे, खास करके रसायन विज्ञान को, जिसमें देखेंगे परमाणु संरचना, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, कार्बनिक रसायन, धातुएं, मिश्र धातुएं, अधातुएं, कार्बनिक रसायन। तो यहाँ से प्रश्नों को लेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले इन चैप्टर्स को कर लें, फिर क्वेश्चंस को करें। जैसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना से प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों तो अणु के भाग हैं, फोटॉन नहीं है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? ये खोजा था रदरफोर्ड ने। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, प्रोटॉन किसने, न्यूट्रॉन किसने। तो इस तीनों का एक फॉर्मूला है, ये मैं चलते फिरते बता दूंगा मैं। चलिए, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसे देखिए इसमें क्या है ना कि एक फॉर्मूला है ईट, है ना, ईट पर नाचे, ईट है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का थॉमसन, ईट, ईट, ईट पर नाचे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, न्यूट्रॉन नाचे, न्यूट्रॉन में क्या है, नाचे। तो इसमें किसने खोज की थी? इसकी खोज की थी ईट पर नाचे। फॉर्मूला आपने अगर पिछले वीडियोस को भी देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा। ईट, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, तो ये तो होगा नहीं, है ना। पर प्रोटॉन, रदरफोर्ड, ये होगा नहीं। नाचे तो न्यूट्रॉन, चैडविक। तो क्या उत्तर होगा इसका? ये हो जाएगा चैडविक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो देखिए ड्यूट्रॉन नहीं है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये अफबाउ सिद्धांत से ये नियंत्रित होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। अभिविन्यास से है ये। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ये होती है 4। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? देखिए ये कहलाते हैं समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं ये। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। अब इसमें सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन है, इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो देखिए इसमें से सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है? देखिए सब में खाली डिफरेंस देख लीजिए, है ना। इनमें इनमें क्या 8 का डिफरेंस है ना। 16 में से 8 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 14 में से 6 गया 8। तो सब न्यूट्रॉनिक समूह में क्या आ जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही मैंने इसका कॉन्सेप्ट देने का तो समय ही नहीं है यहाँ पर, ये तो मैं सेट करा रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, ये मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, ये किया था बैकुडल ने, हेनरी बैकुडल पूरा नाम था उसका, उसने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार।
अब देखिए, पहले ये चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर इसमें अटेम्प्ट करिए रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन को। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि जो पदार्थ हैं वापस अपने मूल रूप में आ जाते हैं। तो देखिए, पानी में चीनी का घुलना, आप फिर पानी में से चीनी को अलग करके निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प फिर वापस से जल बन जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है ऊर्जा। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, देखिए अशुद्धि होगी ना तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और गलनांक पे क्या असर होगा? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिविन्यास होता है, अभिव्यक्त होता है? कोहरे में क्या होता है? देखिए, इसमें होता है गैस में द्रव का मिश्रण होता है। जो गैस है ना उसमें द्रव जो है, अगर कोहरे में आप चलेंगे तो हो सकता है कि हल्का सा भीग जाए, क्योंकि जो द्रव है उसमें गैस छुपा रहता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ये होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन अंग्रेजी में बोलेंगे इसको। अब देखिए, अकार्बनिक रसायन, ये तो इतना बड़ा समझिए अपने आप में, ये है कि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। खैर, इसमें सेलेक्टिव चीज़ों को कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो यह है सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन मूल तत्व है। निम्नलिखित में विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो यह है हाइड्रोजन। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 120 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा मूल तत्व है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो ये भाई कार्बन का बना है हीरा। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, हीरा है। इनमें से हीरा सबसे कठोर तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम हो जाएगा। सबसे भारी है यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम ही है। चलिए, अब धातुएं जो देख सकते हैं उसको देख लीजिए, अन्यथा चलिए सीधा देखते हैं इसको आगे। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? देखिए, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा धातु तत्वों के लिए। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं ऑस्मियम में। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? यह है प्लेटिनम। सबसे कठोरतम धातु है प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है?
तो देखिए यह है नाइक्रोम। मोती की रासायनिक संरचना है, देखिए मोती की, ये देखिए मोती जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सीधा यही मिल गया तो हम लोग क्या आगे देखें इसको। मोती के मुख्य अवयव हैं, मोती के मुख्य अवयव हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सही रहेगा, इरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जाने जाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का प्रयोग करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो यह है पारावाष्प तथा आर्गन। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है, तो देखिए ये जो है ना मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, सीधा सा हम लोग देखें, ये तो नॉर्मल है कि लोग घोटे हुए ही रहते हैं जो लोग पढ़ते हैं वो, और अगर आपने नहीं घोटा है तो इन सब प्रश्नों को घोट लीजिएगा। ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट है, एकदम सिंपल, हम लोग बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल के लेवल का है सारा प्रश्न लगभग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, देखिए ये भी स्कूल में सैकड़ों बार पढ़ा होगा, CaSO4.12H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हड्डी जोड़ने से लेकर मूर्ति बनाने तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये अयस्क है थोडियम का। माइका क्या है? देखिए माइका है, क्या है माइका? ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है माइका। निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए लोहा और इस्पात तो होगा नहीं, आगे देखते हैं ऑप्शन को। देखिए कच्चा अब्रक जो होता है ना विद्युत क्षेत्र में उपयोग में आता है, ठीक है ना, हम लोग प्रेस से लेके बाकी चीज़ों में देखते हैं अब्रक के इस्तेमाल को। आगे देखें, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो देखिए पारा द्रव है और ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? देखिए पारा जो है ना सामान्य ताप पर द्रव है। पारे का साधारणतया तापमापी संयंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि उच्च संचालन शक्ति है ना, थोड़ा सा भी गर्मी पे ये प्रसार कर देता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि प्रेशर कुकर के लिए बेस्ट है ये, है ना। लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वह है, तो वह है हेमेटाइट अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? देखिए चांदी।
चांदी की चालकता क्या है? सर्वाधिक है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? बॉक्साइट का प्रयोग होता है एल्यूमिनियम में। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट का यूज़ होता है। फ्रांस के बक्सा नामक जगह पे सबसे पहले ये मिला था, इसलिए इसको बॉक्साइट बोलते हैं। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, सीधा है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम जल से हल्का होता है। अब देखते हैं मिश्र धातुएं। यहाँ से प्रश्नों को लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? देखिए, तांबा मिश्र धातु नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तांबा खोजा गया था, उस समय लोगों को मिश्रण आता ही नहीं था। ये तो जो हिस्ट्री भी ठीक से पढ़ेंगे ना, वो भी ये कॉमन सेंस लगा के इसको निकाल सकते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। ये सद की परत होती है जिसके कारण वो जंग से बची रहती है। गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है। जस्ते का लेप होता है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः आनोडीकृत होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। पारद धातु मिश्रण है। पारदयुक्त मिश्र धातु होती है रे। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा अमलगम नहीं बनाता है। टाका एक मिश्र धातु है, टीन तथा शीशे की। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0% होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? देखिए, एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? कांसा में अधिकतम है तांबा की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो ये है तांबा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है। ये तांबा एवं जस्ता के पीतल जो है मिश्र धातु है। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तांबा एवं जस्ता का संयोग होता है पीतल में। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकिल के इस्तेमाल से। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें? देखिए, कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा देंगे ना तो स्टील ज़्यादा कठोर हो जाएगा। ऑप्शन से तो यही लगता है ये ज़्यादा रहेगा सही उत्तर, कार्बन की मात्रा से। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो यह है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो ये भी है क्या? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल। स्टील में कितना कार्बन होता है?
0.1 से लेकर 2% कार्बन होता है स्टील में। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है जंग लगने पर, है ना। अब अधातुओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? ये मिलता है लिग्नाइट में। कार्बन किस में मिलता है? ये मिलता है लिग्नाइट में। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? ये होता है एंथ्रासाइट में। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? गंधक जो है वो क्रिस्टल नहीं है, बाकी सब क्रिस्टल होते हैं। पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट है। लेड पेंसिल में होता है, ग्रेफाइट होता है लेड पेंसिल में भी। भारी मशीनों के प्रयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? स्नेहक यानी जिस पे आराम से वो फिसल सके, चल सके मशीन। शुष्क स्नेहक की बात हो रही है, तो ये ग्रेफाइट है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अरे मैं क्या प्रायः बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन कई बार जैसे आज लेट हो गया थोड़ा, तो ये सारे बच्चे थोड़े शोर कर रहे हैं। खैर, आनंद लीजिए शोर का भी। आगे देखते हैं, 90 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो देखिए, सिलीनियम नहीं है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? ये देखिए, टेफ्लॉन है फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन क्या होगा? तो ये फ्लोरोकार्बन है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? ये XH4 होगा। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। तो देखिए 11.11% है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? बहुत सबसे क्लीन एनर्जी यही है, इस पर रिसर्च की ज़रूरत है। हाइड्रोजन को हम लोग जलाएंगे तो बस पानी बनेगा, और ये एकदम झकास चीज़ है, समझिए तो। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, यह है D2O। भाई नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है गुरु जल। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? H.C. उड़े ने भारी पानी की खोज की थी। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो मंदक है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो मंदक है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स उत्तरदायी हैं। जल के लिए pH मान होता है, तो ये होता है लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी है शुद्धतम रूप।
पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण के द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल से में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? देखिए, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको उत्क्रम परासरण, है ना। आरओ बोलते हैं ना, है ना। आरओ ऑस्मोसिस, है ना। क्या बोलते हैं आरओ को? आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, यानी उत्क्रम परासरण, ये विधि है। अब पता नहीं आरओ हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या ये आरओ समुद्र के जल को शुद्ध किया कर सकता है? पता नहीं, आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अस्कंदन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 78 से 79% होती है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? यह है अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील है। यह अमोनिया आसानी से घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, यह है नाइट्रस ऑक्साइड। वायुयानों के टायरों को भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है सामान्यतः गुब्बारे में। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस है। अश्रु गैस क्या है? जिससे आंसू निकल जाए, वो कौन सा है? या अश्रु गैस में क्या डाला जाता है? अमोनिया डाला जाता है, ठीक है ना। आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं ना प्रदर्शनकारियों के ऊपर में, वो क्या होता है? अमोनिया होता है। किस गैस निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो देखिए, NH3 का इस्तेमाल हम लोग जो है ना आंसू गैस के रूप में कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन जो है ना वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, जबकि फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ठोस अवस्था में नहीं रह पाता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह है फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है, यह है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर
अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर नहीं पीना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, एसिडिटी हो जाती है बाद में उससे। खास करके जो पेप्सी, कोको कोला वगैरह ये सब जहर की तरह है, इसका तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट है नीला थोथा। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का सोडा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NO2CO3 है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? यह सोडियम क्लोराइड। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है, अब इनो है ना, उसको आप डाल रहे हैं जल में, बुलबुले बन रहे, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है CO2 गैस। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटी क्लोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है? यह सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है यह सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है ये सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है यह है सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम लोग देखते हैं कार्बनिक रसायन को। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो यह है कार्बन। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो ये मस्टर्ड गैस का यूज़ किया था, हिटलर ने बहुत किया था मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्धों में किया जाता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? भाई मीथेन के अपघटन से मिल जाती है वो। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? निकिल का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? देखिए क्या हो जाएगा, ये इथेफॉन सही विकल्प लग रहा है, ये फल पकाने में सहायता करता है। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का उपयोग करके। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं सुमेलित है। फ्लोरीन्स फ्लोरीनयुक्त कार्बन यौगिक ये सुमेलित नहीं है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मेथेनॉल एवं पीरीडीन को मिला करके पीने योग्य बनाया जाता है। उन शराब त्रासदियों में
जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ है। भाई शराब तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, जहर है। और जो इसका जो सबसे खराब घटक है ना, ये है मेथिल अल्कोहल, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग शराब बनाते हैं बिहार में खास करके, तो वहाँ ये समस्या होती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। शीरा यानी मोलासेस किसके उत्पाद के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? अल्कोहल के उपयोग के लिए। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, यह है आइसोप्रोपिन। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए नायलॉन नहीं है। प्राकृतिक बहुलक क्या नहीं है? तो नायलॉन नहीं है। तो चलिए, अभी हमने टोटल 150 प्रश्नों को रसायन विज्ञान के अध्ययन किया है। इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। सिर्फ आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और जितना मैंने बताया है, अगर उतना भी याद रख पाते हैं तो भी आपका प्री आराम से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी इसके प्री में जो सफलता है ना, उसको थोड़ा और सिक्योर करते रहेंगे और नए नए सेट लेकर के आते रहेंगे। करंट के लिए मैं अलग लेके आता हूँ और ये स्टैटिक से संबंधित अलग होता है। चलिए फिर मिलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, मिलते ही रहेंगे। चलिए ओके, मिलते हैं, बाय।